हेलो एवरीवन, ग्रुप एंड रिंग के 8 चैप्टर के हम 2 एग्जाम्पल तक कर चुके थे। अब उससे आगे एग्जाम्पल और थ्योरम डिस्कस करते हैं। जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास वो है प्रूव दैट एवरी फील्ड इज़ एन इनफाइनाइट यूक्लिडियन रिंग। कि इज़ एन यूक्लिडियन कि कोई भी आपके पास फील्ड है वो यूक्लिडियन रिंग होगा। ठीक है, अब आपके पास एफ कोई भी फील्ड है तो हम वैल्यूएशन डिफाइन कर रहे हैं अपनी तरफ से डी ऑफ ए इक्वल टू 0 और हम वैल्यूएशन किसके लिए डिफाइन करते हैं, नॉन ज़ीरो एलिमेंट के लिए। ठीक है, तो ए जो है वो फील्ड का नॉन ज़ीरो एलिमेंट है, यानी कि फील्ड के हर एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट के लिए हमें ज़ीरो वैल्यू मिल रही है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस वैल्यूएशन ये आपके पास लिखा है टू एवरी नॉन ज़ीरो एलिमेंट ए बिलोंग्स टू एफ वी हैव असाइंड द इंटीजर 0। अब ए बी कोई भी दो नॉन ज़ीरो वैल्यू हैं एफ की, तो उनका प्रोडक्ट भी क्या रहेगा, नॉन ज़ीरो रहेगा और किसे बिलोंग करेगा, एफ में, क्योंकि एफ क्या है, फील्ड है। ठीक है, तो प्रोडक्ट में भी वो क्लोजर को होल्ड करेगा, उसके दो एलिमेंट का प्रोडक्ट उसी में जाएगा। अब ए बी एफ का है, लेकिन एफ पे अगर हम वैल्यूएशन लगाएं डी तो मिलता क्या है, 0, यानी कि डी ऑफ ए बी इक्वल टू 0, डी ऑफ ए इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास ई डी की फर्स्ट कंडीशन होल्ड होगी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या था हमारे पास कि या तो वो लेस देन रहे या इक्वल टू रहे। ठीक है, यहाँ देखो फर्स्ट कंडीशन कि या तो वो डी ऑफ ए लेस रहे या इक्वल टू रहे, एक चीज़ तो आनी चाहिए, तो आपके पास कंडीशन बन जाती है। अब यहाँ पे इक्वल बन रही है तो रिजल्ट ट्रू है हमारे पास। नेक्स्ट देखो क्या है, अब कोई भी ए है जो एफ का बिलोंग कर रहा है तो कोई ना कोई नॉन जीरो एलिमेंट आ रहा होगा सच दैट ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एफ। ठीक है, क्योंकि ये फील्ड है तो हर नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो इसका मतलब एफ के पास बी इनवर्स भी होगा, तो ए बी इनवर्स भी किस में जाएगा, एफ में जाएगा। तो आप ए को किस तरह से लिख सकते हो, ए बी इनवर्स बी लिख सकते हो, क्योंकि अगर आप यहाँ से चेक करो ये आपको क्या देगा, 1 देगा ना, तो वापस क्या बचेगा, ए। तो ए को लिखा है ए बी इनवर्स बी प्लस 0। ठीक है, अब ये आपके पास क्या फॉर्म बन गई, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, अगर हम इसको क्यू नाम दे दें तो ये आपके पास ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर फॉर्म का बन गया। ठीक है, और यहाँ पे क्यू क्या है, ए बी इनवर्स है, और आर क्या है, यहाँ से कंपेयर करो आर 0। तो सेकंड कंडीशन क्या थी कि या तो रिमाइंडर आपका 0 रहे या फिर जो ये रिमाइंडर है ये क्या रहे, लेस रहे डी ऑफ बी से। ठीक है, लेस देन इक्वल टू डी ऑफ बी, तो यहाँ से उनमें से भी एक कंडीशन हमें मिल गई, तो इसका मतलब फील्ड क्या होगा, यूक्लिडियन रिंग होगा। नेक्स्ट थ्योरम देखो, आर कोई भी ई डी है, एस कोई भी आइडल है, देन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए नोट बिलोंग्स टू एस सच दैट एस इक्वल टू ए नोट आर, आर बिलोंग्स टू आर। ठीक है, किस तरह का कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा कि ऐसा होगा, तो ए नोट अगर 0 हुआ तो ये एस कैसा बनेगा, 0, तो आपके पास ट्रू है केस। अगर एस नॉन ज़ीरो हुआ तो इसका मतलब उसके पास कोई ना कोई नॉन ज़ीरो एलिमेंट है। ठीक है, अब हम कोई भी एलिमेंट कंसीडर करते हैं, कोई भी हम एलिमेंट ए नोट कंसीडर करते हैं, इस तरह से कंसीडर करते हैं कि डी ए नोट मिनिमल होगा। ठीक है, अब ये बाय वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल आपके पास डेफिनेशन होती है, उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ऐसा है, तो इस कंडीशन को एज इट इज़ ध्यान में रखना कि अगर ये एलिमेंट मिनिमल है, ठीक है, तो ये लेस रहेगा बाकी सारे एलिमेंट से। वर्ड से भी क्लियर हो रहा है कि मिनिमल है यानी कि सबसे छोटा है, तो यही यहाँ पे वही डेफिनेशन ही यूज़ की है कि डी ए नोट मिनिमल है सॉरी, तो लेस रहेगा डी ऑफ ए से फॉर ऑल ए नोट नॉट इक्वल टू ए बिलोंग्स टू एस, यानी कि डी ऑफ ए हमेशा बड़ा रहेगा कब, जब ए नोट ए के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, ए नोट से अलग बाकी सारे एलिमेंट के लिए डी ऑफ ए बड़ा रहेगा, क्योंकि डी ऑफ ए नोट क्या है, मिनिमल है। अब ए कोई भी ऐसा आर्बिट्ररी एलिमेंट है, क्यू आर कोई भी हमारे पास क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर है, तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं ना एल्गोरिथम, क्योंकि ये यूक्लिडियन रिंग है। ठीक है, तो ये सेकंड प्रॉपर्टी यूज़ की है, आर यूक्लिडियन रिंग था उसके एलिमेंट हैं, तो ये हम कंडीशन यहाँ पे लगा सकते हैं। अब अगर ऐसा है तो आर या तो 0 गया होगा या फिर डी ऑफ आर डी ऑफ ए नोट से छोटा गया होगा। डी ऑफ ए नोट से क्यों लिखा है, वहाँ पे क्या होता था डेफिनेशन में बी क्यू प्लस आर होता था, अब बी की जगह पे क्या है, ए नोट है, तो हमने यहाँ पे भी बी की जगह पे रख दिया ए नोट, यानी कि या तो ये रिमाइंडर 0 होगा या फिर डी ऑफ आर लेस देन होगा डी ऑफ ए नोट से। अब क्यू बिलोंग कर रहा है आर से, ए नोट बिलोंग कर रहा है एस से, और एस क्या है, आइडियल है, तो रिंग के एलिमेंट के साथ किस में जाएगा, प्रोडक्ट करने पे आइडियल में जाएगा। अब ए नोट क्यू एस का है, ए एस का है, तो डिफरेंस अगर हम करें तो एस में जाएगा, क्योंकि ये सब ग्रुप भी होता है अपने आप में।
ठीक है, सब ग्रुप भी होते हैं, सब रिंग भी होता है। तो इसके एलिमेंट का डिफरेंस इसी में जाएगा और ये डिफरेंस यहाँ से देखो बन क्या रहा है, आर बन रहा है। तो आर किसका एलिमेंट हो गया, एस का एलिमेंट हो गया। और एस के एलिमेंट के लिए ये कंडीशन थी, ठीक है, कि ए नोड से अलग कोई भी एलिमेंट आए तो हमारे पास क्या होगा, वो डी ऑफ ए बड़ा रहेगा, ठीक है, डी ऑफ ए नोट छोटा रहेगा। तो डी ऑफ ए नोट डी ऑफ आर से भी छोटा रहेगा, ठीक है। लेकिन हमारे पास कंडीशन क्या है कि जो डी ऑफ आर है वो लेस हो गया, तो ठीक है, ग्रेटर देन वाली तो बात ही नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि आर जो है वो ज़ीरो है, क्योंकि इस कंडीशन के साथ कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, ठीक है। तो इसका मतलब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब ये एलिमेंट कैसा गया होगा, आर ज़ीरो गया होगा। आर ज़ीरो यहाँ रख दो तो इसका मतलब ए क्या है, ए नोट क्यू, ए क्या है, ए नोट क्यू। तो यानी कि ए का एलिमेंट था, सॉरी ए जो एलिमेंट है वो एस का था, तो उसके एलिमेंट को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं हम, ए नोट क्यू के फॉर्म में, यानी कि ए नोट की प्रोडक्ट में कोई इंटीजर आ रहा है, तो यानी कि एस किस में कंटेंट हो जाएगा। अगर हम इसको सेट फॉर्म में लिखें कि ए नोट आर, आर बिलोंग्स टू रिंग, तो एस इसमें कंटेंट हो जाएगा, क्योंकि इसके एलिमेंट इस फॉर्म में लिखे जा रहे हैं कि रिंग का एलिमेंट प्रोडक्ट में है और इनटू में ए नोट। तो ए नोट आर किससे बिलोंग कर गया, एस से, क्योंकि ए नोट किसका था, एस का था। तो रिंग के एलिमेंट के साथ प्रोडक्ट करने पे किस में जाएगा, वो आइडियल में ही जाएगा, बाय द डेफिनेशन ऑफ आइडियल, ठीक है। तो ए नोट आर किस में बिलोंग करेगा, एस में करेगा। तो ये अगर हम इस कंप्लीट कलेक्शन की बात करें तो वो किस में कंटेंट हो जाएगी, एस में कंटेंट हो जाएगी। एलिमेंट बिलोंग करेगा, कलेक्शन जो है सेट की वो कंटेंट हो जाएगी। एलिमेंट हमेशा बिलोंग करता है, सेट कंटेन होता है, ठीक है। तो इसलिए जब एलिमेंट की बात कर रहे थे तो बिलोंग लिखा, जब इसको सेट फॉर्म में बना के लिख रहे हैं तो ये कंटेंट हो जाएगा। अब एस इसमें कंटेंट है, ये एस में कंटेंट है, तो इसका मतलब ये एस किसके इक्वल है, ए नोट आर, आर बिलोंग्स टू आर, इस सेट के इक्वल ही है, ठीक है। और ये वाला सेट आपके पास क्या बनता है, प्रिंसिपल आइडल बनता है, ठीक है, जनरेटेड बाय आर। इस फॉर्म का हम पहले प्रूव भी कर चुके हैं। तो अब नेक्स्ट देखो, एवरी आइडल ऑफ एन ई डी इज प्रिंसिपल आइडल। तो ये आपका इन्हीं थ्योरम से हो जाएगा, ठीक है। ये अगर ज़ीरो है तो नल आइडल बनेगा, अगर नहीं है तो ये आपके पास आइडल होगा, ये प्रिंसिपल आइडल बनेगा। और तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो यूक्लिडियन रिंग है वो क्या बनता है, प्रिंसिपल आइडल, ठीक है, ऊपर वाली से ही हो जाएगा ये। नेक्स्ट देखो, एवरी यूक्लिडियन रिंग पोजेसेस यूनिटी एलिमेंट। तो आर कोई भी यूक्लिडियन रिंग है तो आर अपने आप में क्या होगा, आइडल भी होगा और प्रिंसिपल आइडल भी होगा, क्योंकि हमने क्या कहा कि हर एक आइडल जो है यूक्लिडियन रिंग का वो क्या है, प्रिंसिपल आइडल। तो ये खुद का तो आइडल बनता ही है, ठीक है। तो ये खुद का आइडल भी बनेगा और प्रिंसिपल आइडल भी बनेगा, क्योंकि खुद का आइडल है और उसका हर एक आइडल क्या है, प्रिंसिपल आइडल है। तो आर जो है वो खुद का आइडल भी होगा और प्रिंसिपल आइडल भी होगा। और तो ये किससे जनरेट होगा, किसी ए नोट एलिमेंट से जनरेट हुआ होगा। तो आर किससे जनरेटेड है, ए नोट आर से, यानी कि किस फॉर्म का होगा, ए नोट आर, आर बिलोंग्स टू आर, यानी कि हर एक एलिमेंट आर का ए नोट का मल्टीपल होगा। अब ए नोट जो है वो मल्टीपल है ए नोट का, किसी भी नंबर को मल्टीपल लिख सकते हैं ना खुद का। तो यानी कि ए नोट इक्वल टू ए नोट सी होगा फॉर सम सी बिलोंग्स टू आर, यानी कि कोई ना कोई एलिमेंट आर होगा। किसी भी नंबर को खुद का मल्टीपल लिख सकते हैं, यानी कि कैसे लिखेंगे, और अगर हम बाय डेफिनेशन लिखना चाहें कि कोई ना कोई दूसरा नंबर आ रहा होगा जिसके साथ मल्टीपल करने पे ये वापस हमें मिल रहा होगा, ठीक है। इन जनरल डेफिनेशन बनाई है ये। तो ए कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट है हमारे पास, आर का एलिमेंट है तो किस फॉर्म का होगा, ए नोट आर फॉर्म का होगा ना। तो ए को लिखा ए नोट एक्स फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी कि उसके लिए कोई एक्स आ रहा है आर से और उसको ए नोट के मल्टीपल में तो हमें लिखना ही पड़ेगा क्योंकि आर का एलिमेंट इस फॉर्म के हैं। तो ए सी कैसा होगा, ए नोट एक्स इंटू सी। तो सी को इसके साथ पेयर अप कर दो, ए नोट सी क्या है, ए नोट है, तो ये क्या बन गया, ए नोट एक्स, और ए नोट एक्स क्या था, वापस ए था, तो ए सी क्या बन गया, ए। और इसी तरह से आप क्या लिख सकते हो, सी ए इक्वल टू ए। तो हमारे पास ए सी और सी ए किसके इक्वल जा रहे हैं, ए के, यानी कि सी को चाहे हम लेफ्ट में प्रोडक्ट कर रहे हैं या राइट में प्रोडक्ट कर रहे हैं, हमारे पास क्या बन रहा है, वापस से हमारे पास ए ही बन रहा है। तो यानी कि सी क्या बनेगा, यूनिटी एलिमेंट, ठीक है। यूनिटी एलिमेंट कौन सा होता है, जिसको प्रोडक्ट करने पे वही एलिमेंट मिल जाए। तो ये हमारे पास सी क्या बनेगा, यूनिटी एलिमेंट। तो यानी कि ईडी के पास यूनिटी एलिमेंट होता है। यहाँ पे देखो
एवरी यूक्लिडियन रिंग इज प्रिंसिपल आइडियल रिंग। तो ये आपका लास्ट थ्योरम और इसको कोरोलरी से ही हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कोई भी रिंग है विदाउट जीरो डिवाइजर विद यूनिटी एलिमेंट, वो प्रिंसिपल आइडियल कब होता है, जब उसका हर एक आइडियल क्या हो जाए, प्रिंसिपल आइडियल हो जाए। अब यूक्लिडियन रिंग का ये अभी हमने बताया यहाँ पे थ्योरम में कि यूक्लिडियन रिंग का हर एक आइडियल प्रिंसिपल आइडियल होता है और वो यूनिटी एलिमेंट भी पोजेस करता है। तो ये अपने आप में ईडी क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल आइडियल रिंग बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन है कोई भी प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, जिसको इन शॉर्ट बोल सकते हैं PID। तो कोई भी इंटीग्रल डोमेन है R विद यूनिटी, उसको PID कब बोलेंगे, इफ़ एवरी आइडियल इन R इज़ अ प्रिंसिपल आइडियल, कि जिसका हर एक आइडियल प्रिंसिपल आइडियल बन जाए, वो आपके पास प्रिंसिपल आइडियल डोमेन बन जाएगी। हमें ऐसी इंटीग्रल डोमेन ढूंढनी है जिसका हर एक आइडियल क्या बने, प्रिंसिपल आइडियल, तो वो आपके पास क्या बनेगी, PID बन जाएगी। ठीक है, और आपके पास यूक्लिडियन डोमेन ED जो है वो PID बनता है। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं इन शॉर्ट में, ED इम्प्लाइज PID, ED हमेशा PID बनता है। कैसे, क्योंकि अभी हमने प्रूव किया कि ED क्या होता है, प्रिंसिपल आइडियल रिंग होता है, यानी कि उसका हर एक आइडियल क्या होता है, प्रिंसिपल आइडियल होता है। तो ED क्या बनता है, PID बनता है हमेशा। ठीक है, इस इन पे आगे बेस्ड कुछ थ्योरम है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।